हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं 21 जून के द हिंदू एनालिसिस को। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया दीज 4 प्लेटफॉर्म्स। आप मुझसे मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी। एक और चैनल है जो डिस्कशन ग्रुप है, मयूरी भागवानी यूपीएससी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज हो उनके रिगार्डिंग। ओके, आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो देखो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है कि जो पर्सन ने कभी कोई मिस्टेक ही नहीं करी, उसका मतलब उसने कुछ नया कभी ट्राई ही नहीं किया, उसने कभी कुछ लर्न करने की कोशिश ही नहीं करी। तो इसका मतलब अगर आप किसी चीज पे फेल हो रहे हो, आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो यू आर गोइंग राइट बिकॉज यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। ओके, सो डरना नहीं है मिस्टेक से। मिस्टेक्स हो, फर्क नहीं पड़ता, मिस्टेक्स हो अच्छी बात है, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। GS1 में हम देखेंगे कल्चर में रुक्मणी कृष्णा यात्रा के बारे में, सोसाइटी में बैंक के डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स के बारे में, तो ये इंडियन बैंक की बात हो रही है, इसके बारे में देखेंगे। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे अल सल्वाडोर बिटकॉइन बेट। तो अल सल्वाडोर जो था, इसने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना दिया था, और अब जब बिटकॉइन पूरी तरह से क्रैश कर गई है तो अल सल्वाडोर की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गई है। जून टीन्स के बारे में देखेंगे। GS3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में रेयर ड्रैगन फ्लाई इन केरला के बारे में। इकोनॉमी में देखेंगे केरला के सिरुवेनी डैम के बारे में। ब्लैक स्वान इवेंट क्या है इसको देखेंगे, और एक और आर्टिकल है, एडिटोरियल है, एट द सेंटर ऑफ जॉब क्रिएशन, इसको देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो आर्टिकल हैं ये द हिंदू से तो हैं ही, और मुझे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगे जैसे PIB से या इंडियन एक्सप्रेस से, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अभी देखो हमारा एक कोर्स चल रहा है एथिक्स का, जो कि लॉन्च हो चुका है कल ही 20 जून को। और ये जो है GS पेपर 4 के लिए पूरा कोर्स है, सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। और अभी तक इसका एक ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है जो कि आज मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो उसको देख के इसमें एनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस अभी भी ₹2999 ही है। ओके, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो इसमें एनरोल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अल सल्वाडोर बिटकॉइन बेट की। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या है। बिटकॉइन, आई होप आप सभी को पता हो बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, बिटकॉइन क्या है, बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी है जो कि एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है जिसका नाम है क्रिप्टो, जो क्रिप्टो करेंसी है एक तरह की। ठीक है, और ये बेसिकली जो काम करती है ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। अब देखो बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, ये जो जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसके पीछे कोई फिजिकल बैकिंग, कोई इंट्रिंसिक इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे सोना आपने लिया, गोल्ड लिया, उसके पीछे इंट्रिंसिक वैल्यू है, आप जाओगे मार्केट में बेचने उसके पीछे आपको पैसा मिलेगा। तो फिजिकल बैकिंग है, एक तो फिजिकली आप उसको पकड़ सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो, तो फिजिकल बैकिंग है। साथ में एक इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है गोल्ड की। लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन एक तो वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, और दूसरी चीज इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होती। इसीलिए बिटकॉइन को काफी अनसर्टेन माना जा रहा है। और हमने एक दो दिन पहले डिस्कस भी किया था पूरा आर्टिकल कि जो बिटकॉइन का जो पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है वो क्यों क्रैश हो रहा है, क्या कारण है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो हमने देखा था सबसे बड़ा इशू जो है एक्सेप्टेबिलिटी का है, और दूसरा इशू है इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है इसका। ठीक है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो इसीलिए लोग जो है उस पर कम ट्रस्ट कर पाते हैं, और इसीलिए बिटकॉइन एकदम से क्रैश हो गया। स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन आया था तब भी लोगों ने ये बोला था कि ये एक बबल है। ठीक है, ये बबल है, जितना थोड़ा टाइम होगा ये उतना बड़ा बनता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये फूट जाएगा। ठीक है, तो बबल का मतलब ये है कि अभी धीरे धीरे जो क्रिप्टो करेंसी की इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, और फिर एक समय आएगा जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये एक क्लेम है जो इकोनॉमिस्ट ने किया था जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में आया था, और ये क्लेम कहीं ना कहीं सही प्रूव होता हुआ अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी तक के हिसाब से ये क्लेम सही होता हुआ दिख रहा है। आगे अगर कुछ चीजें बदलती है तो वी कैन नॉट सी। ओके, अब देखो यहाँ पे अल सल्वाडोर का क्या सीन है। अल सल्वाडोर जो है ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, एक सेंट्रल अमेरिकन छोटी सी कंट्री है। यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले साल जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन जो है,
इसको बिटकॉइन को और दूसरी क्रिप्टो करेंसी है इनको ऑफिशियल करेंसी का टैग मिल गया। अब देखो यहाँ पे अल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं नाइब बुकेल, ठीक है, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, ये पर्सनली अपनी लाइफ में क्रिप्टो करेंसी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी एक हाथ है कि जो ऑफिशियलाइजेशन हुआ क्रिप्टो करेंसी का, उसमें इनका भी एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ऑफिशियल करेंसी तो बना दिया बिटकॉइन को, लेकिन बिटकॉइन का मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया है। अब बिटकॉइन का मार्केट जैसे ही क्रैश कर गया, वैसे ही गवर्नमेंट की जो एबिलिटी थी डेट पे करने की, अपनी गवर्नमेंट चलाने की, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी, ठीक है। तो देखो अल सल्वाडोर जो है, यहाँ पे पहले यूएस डॉलर जो थी 2001 से लेकर, यूएस डॉलर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जगह सिर्फ यूएस डॉलर ही ऑफिशियल करेंसी हुआ करती थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, लास्ट ईयर इन्होंने क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को भी अपना ऑफिशियल करेंसी बना लिया। ओके, अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इनको फायदा क्या हुआ। पहली चीज तो क्या हुई, अल सल्वाडोर के पास पहले ही जो यूएस डॉलर थे इसकी कमी हुआ करती थी, या यूएस डॉलर बोरो करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इजी रास्ता निकाला कि चलो बिटकॉइन को हम ऑफिशियल करेंसी बोल देते हैं। तो अपने सिटीजन्स को ही इन्होंने बिटकॉइन बेचना चालू किया, ठीक है, या फिर बिटकॉइंस के एक्सचेंजेस करना चालू करे, और उसके बदले इनको यूएस डॉलर मिलने लगे। और जो इनके ऊपर इतना बड़ा डेट है, जो इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, वो यहाँ पे ये इस डॉलर से चुकाने लगे, ठीक है। तो ये इन्होंने रास्ता निकाला, आसान रास्ता। लेकिन अभी क्या हुआ, जो बिटकॉइन है इसके प्राइजेस क्रैश हो गए। पिछले साल $69,000 हुआ करते थे इसके, जो कॉस्ट है वो, अभी जो है बिटकॉइन का जो कॉस्ट है वो गिर के आ गया है सिर्फ $20,000 पे। तो इतना ज़्यादा क्रैश हुआ है इसके प्राइजेस में, ठीक है। अब इसके कारण सभी इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो जो एवरेज क्रिप्टो करेंसी, जो यहाँ पे एवरेज क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर है, उसको भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। और जब तक यहाँ पे कोई क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइजेस है वापस ऊपर नहीं उठते, तब तक ये लॉस चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यहाँ के अल सल्वाडोर के, उन्होंने क्या किया था, ये बिटकॉइन कैसे खरीदी है, बिटकॉइन के ऊपर बेट कैसे लगाया, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सिटीजन हैं, टैक्स पेयर जो है, उनकी मनी को यूज करके इन्होंने बिटकॉइन खरीदी है, ठीक है। अब इनका जो टैक्स आता था, इनके पास जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उससे इन्होंने बिटकॉइंस खरीदे थे, ठीक है। अब बहुत बार जो होता है, अभी क्या हुआ है कि बिटकॉइन पूरा एकदम क्रैश हो गया। अब यहाँ पे सोशल मीडिया साइट पे भी ये बताते थे, जब भी बिटकॉइन क्रैश होता था, तो ये सोशल मीडिया साइट पे, ट्विटर पे आके बताते थे कि देखो अब बिटकॉइन एकदम क्रैश हो गया, अब मैं इस डिप को बाय कर रहा हूँ। यानी कि जब मार्केट एकदम क्रैश होता है तब लोग खरीदते हैं उस असेट को, ठीक है, सो दैट कम प्राइसेस पे आप खरीद लो। तो ये बड़े शान से एकदम अच्छे से अनाउंसमेंट करते थे कि देखो हम अब यहाँ पे बिटकॉइन खरीद रहे हैं, ठीक है। अब करंट क्रैश जो हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा क्रैश हुआ है, ठीक है। तो सिटीजन्स एकदम घबरा गए कि हमारा सारा जो पैसा हमने जो रेवेन्यू के फॉर्म में आपको दिया था, टैक्स के फॉर्म में आपको दिया था, उसको आपने यहाँ बिटकॉइन में लगा हुआ है, तो हमारा सारा पैसा, लगभग आधा पैसा डूब चुका है। अब हम, एक तो हमारी कंट्री का डेट कैसे चुकेगा, और दूसरी चीज हमारी कंट्री चलेगी कैसे, ठीक है। तो ये इशू है। अभी तक देखो $100 मिलियन अगर लगाए हुए हैं अल सल्वाडोर ने, तो लगभग आधा इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे डूब चुके, तो अभी ये सिर्फ $50 मिलियन रह गए हैं, ठीक है। ये इशू है। अब यहाँ पे देखो एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो बिटकॉइन को इन्होंने ऑफिशियल करेंसी के तौर पे अपनाया, उसका पीछे कारण था कि गवर्नमेंट जो थी यहाँ की अल सल्वाडोर की, वो यूएस डॉलर्स में जो इनको डेट चुकाना था, जो कर्जा चुकाना था, वो चुका नहीं पा रही थी, ठीक है। जो अल सल्वाडोर का पब्लिक डेट है वो बहुत बढ़ गया था, जो जीडीपी है इनकी, उनका लगभग उसी का 100%, मतलब जितनी जीडीपी है उतना ही इनके पास डेट था, ठीक है, उतना ही इनके ऊपर कर्जा था। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत कम प्राइजेस में बिकने लगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कोई मतलब नहीं रहा, इन्वेस्टर्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे अल सल्वाडोर के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने में, उनको था कि ये तो सब जंग है, कोई मतलब नहीं है इसका। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो थे, उन्होंने भी यहाँ पे, इनके पास भी गए थे, अल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है वो गए थे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने भी शुरुआत में मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते यहाँ पे, आपको इसका जो भी है, हम आपको यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद अल सल्वाडोर जो है ये बिटकॉइन ले आया, ठीक है, ऑफिशियल करेंसी के तौर पे। उसके बाद तो बिल्कुल ही यहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हाथ जोड़ लिए कि हम तो आपको अब कतई नहीं देंगे पैसा, ठीक है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने इनको पहले ही वार्न किया था कि आप ऑफिशियल करेंसी मत बनाओ। जो अल सल्वाडोर ने ऑफिशियल करेंसी बना ली बिटकॉइन को, आप मत बनाओ, ये उन्होंने पहले ही कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी इनको बोला कि नहीं, हम आपको, अब आप क्या है ना, आप मिस मैनेज कर रहे हो फंड्स को। आपके पास ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, आपके टैक्स पेयर्स बहुत पैसा आपको जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, इस फंड को मैनेज करते नहीं आ रहा, आप इसको मिस मैनेज कर रहे हो। तो क्या पता हम भी आपको फंड्स दें आपका कर्जा चुकाने के लिए, आप उसको भी मिस मैनेज कर दो, तो ये तो हमारा ही नुकसान है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है
अभी बिटकॉइन के ऊपर अभी भी इनके प्रेसिडेंट को बहुत भरोसा है, और इनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम और रुको, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिटकॉइन के जो इन्होंने ऑफर्स लिए हैं, बिटकॉइन जो है यहाँ पे जो अल सल्वाडोर को एक चांस दे रहा है कि आप अपने डेट को काट सकते हो, डेट को कम कर सकते हो। इसके लिए भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है यहाँ के सिटीजन्स को बहुत एनकरेज कर रही है, ठीक है। सिटीजन्स को इस तरह से एनकरेज किया जा रहा है कि सिटीजन्स को बोल रहे हैं कि आप बिटकॉइन यूज करो, बिटकॉइन पे आपको थोड़ा बहुत टैक्स फ्री किया जा रहा है। यहाँ पे एक नया वॉलेट भी शुरू हुआ है, ठीक है। इस वॉलेट में आप देखोगे चीवू नाम का यहाँ पे एक वॉलेट शुरू हुआ है। इस वॉलेट में अगर आप बिटकॉइंस के थ्रू ही यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। शुरुआत में जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, पेटीएम पे शुरुआत में 100 रुपये मिलते हैं या इस तरह से, वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने 30 जो बिटकॉइन है, $30 के बिटकॉइन यहाँ पे फ्री दिए हैं लोगों को, सो दैट बिटकॉइंस का यहाँ पे जो ट्रेड है या बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली इसके लिए ना सिर्फ ये अलग से पेटीएम जैसा वॉलेट बनाया गया है, इसके साथ एक जियो थर्मल प्लांट भी बनाया है यहाँ पे अल सल्वाडोर में, सो दैट बिटकॉइन की माइनिंग हो सके, ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है अल सल्वाडोर की गवर्नमेंट ने बिटकॉइंस के लिए, ओके। अभी तक ऐसा हुआ है। और यहाँ पे अभी तक ये देखा जा रहा है कि जो लोग हैं यहाँ के सिटीजन हैं, अभी तक भी रिलक्टेंट थे बिटकॉइन को अपनाने से, अब तो बिल्कुल और ज़्यादा रिलक्टेंट हो गए हैं, ठीक है। और इसका बड़ा रीज़न ये है कि इसकी एक तो क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो स्टोर है इसका कोई फिक्स टाइम नहीं कि यहाँ पे इतना रुपए ही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, इससे कम तो नहीं जाएगी, इसका ऐसा कोई फाइनलाइज्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। इसीलिए लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है, और लोगों का हेजिटेंट होना बनता भी है। आप ही सोचो, आप क्या ऐसी जगह पे मनी इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आप नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है क्रिप्टो करेंसी के साथ भी। तो ये था अल सल्वाडोर का बारे में सब कुछ, कि बिटकॉइन के क्रैश होने से अल सल्वाडोर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये चीज़। आगे बात करते हैं रुक्मणी कृष्णा यात्रा। तो देखो, रुक्मणी कृष्णा यात्रा हमारे हिंदू ट्रेडिशन से एक इवेंट है जिसको यूज किया जा रहा है हमारे नेशनल यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो रिलीजन को यूज किया जा रहा है यहाँ पे पीस को स्टैब्लिश करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, यहाँ पे ये न्यूज में क्यों, पहले तो ये देखो, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है इसने बोला है कि हम रुक्मणी कृष्णा यात्रा को और स्ट्रेंथन करेंगे और इसको और प्रोपोगेट प्रमोट करेंगे। अब ये जो रुक्मणी कृष्णा यात्रा है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल से गुजरात बेसिकली ये है। तो आपको पता है, अगर मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया का एक कॉर्नर है गुजरात और दूसरा कॉर्नर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ यात्रा होती है, और यहाँ पे नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, और एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत भी हमारी एक स्कीम है, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे अवेयरनेस फैलाएं यूनिटी को लेकर, ठीक है, कि यहाँ पे रीजनलिज्म ज़्यादा स्प्रेड ना हो, उसकी कोशिश की गई है। अब देखो, रुक्मणी कृष्णा क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा जो कृष्णा थे, लॉर्ड कृष्णा, ये द्वारका के किंग थे, और द्वारका कहाँ पे आता है, गुजरात में। तो ये द्वारका के किंग थे, और इनकी जो वाइफ थी रुक्मणी, वो अरुणाचल प्रदेश से थी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से ये अपनी वाइफ को लेकर आए थे द्वारका में, यानी कि गुजरात में। तो इसी पूरी जो सागा है, ब्यूटीफुल सागा जो है रुक्मणी की मैरिज का, यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी की मैरिज होती है, उनके बीच जो ये जो ब्यूटीफुल सा इवेंट है, उसको यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है बाय दिस रुक्मणी कृष्ण यात्रा। और इसके बारे में जो भी इनकी लोक कथाएं हैं, फोक सॉन्ग, फोक स्टोरीज है, वो सब यहाँ पे गाई जाती हैं बाय ईडू मिश्मी ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये जो ईडू मिश्मी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, और ये इनका मेनली फेस्टिवल होता है, ये रुक्मणी कृष्णा वाला जो यात्रा है ये, ठीक है। पोरबंदर में भी इनको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, कृष्णा की जो मैरिज है अरुणाचल प्रदेश की रुक्मणी के साथ, इसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के बेसिस पे, इसी इवेंट को यहाँ पे लेते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को यहाँ पे प्रपोगेट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया रुक्मणी कृष्णा यात्रा के बारे में। आगे बात करते हैं, केरला टू गिव मैक्सिमम वाटर टू तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी केरला को कि आपका जो डैम है, सिरुवेनी डैम जो है, इसमें आप वाटर और ज्यादा हमको प्रोवाइड कराओ। तो पहले देखते हैं सिरुवेनी डैम क्या है, फिर आएंगे इस आर्टिकल के ऊपर। सिरुवेनी डैम जो है, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में है। अब देखना ध्यान से, इसकी लोकेशन कहाँ है, केरला में, लेकिन ये डैम बनाया गया है तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु की एक सिटी है जिसका नाम है कोयम्बटोर। कोयम्बटोर को ड्रिंकिंग वाटर जो है पूरा सिरुवनी डैम से ही मिलता है। तो याद रखना, तमिलनाडु के वेलफेयर के लिए बना हुआ है, लेकिन बना है केरला में, ओके। ये जो है पूरा रिजर्व फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है मुथीकुलम हिल्स, ठीक है। तो मुथीकुलम हिल्स जो है इसके आसपास है, और यहाँ पे एक फेमस सा बंगलो है, ठीक है, फेमस सा एक बंगलो है जिसका नाम है पटियार बंगलो, जो कि सिरुवनी रिजर्वायर के पास में बैंक पे ही पड़ता है।
सिरुवनी रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भवानी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और भवानी रिवर जो है ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो अल्टीमेटली कावेरी की सब ट्रिब्यूटरी है सिरुवनी रिवर। ओके, और कोयम्बटूर के पास पड़ती है, और यहाँ पे एक फोर्ट भी है, बनन फोर्ट। नाउ सी दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि रिवर्स की एक लिस्ट अपने पास बना के रख लो बिफोर प्रीलिम्स। तो आज की जो रिवर्स की जो आपकी लिस्ट है उसमें अपडेट करना सिरुवनी रिवर के बारे में, कि इसके ऊपर डैम कौन सा है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर कौन सी सिटी आती है, इसके ऊपर कौन सा फेमस बंगलो है, ये सब चीजें आप उसमें नोट करके रखना। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि यहाँ पे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी, और इन्होंने बोला कि देखो जो सिरुवनी डैम है इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी जो पूरा फुल जो डिस्चार्ज लेवल है वो है 103 किसका, मिलियन लीटर्स पर डे। ठीक है, इतना इसकी कैपेसिटी टोटल है, लेकिन आपने इसकी कैपेसिटी अभी भी बढ़ाई नहीं है, अभी भी इसको फुल यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे हो आप, जिसके कारण कोयम्बटूर को पानी नहीं मिल रहा है। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले हमारे यहाँ पे 45 mld था इसमें, इस सिरुवनी डैम में पानी, उसके बाद हमने इसको 75 किया, उसके बाद अब हमने इसको 103 mld कर रहे हैं, मिलियन लीटर पर डे वाला जो इतना कैपेसिटी है, जितनी भी फुल कैपेसिटी है उसको हम अटेन कर रहे हैं। ये जो 75 mld थी ये मैक्सिमम कैपेसिटी थी। ओके, कि यहाँ पे मैक्सिमम भी यहाँ पे पानी दिया जा सकता है, मतलब एक हायर लेवल पे पानी दिया जा रहा था पहले, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के कहने पे इसको फुल कैपेसिटी में पानी मिल रहा है, एकदम फुल पानी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल रिजर्वायर लेवल तक ले गए हैं, सो दैट तमिलनाडु के कोयम्बटूर को पानी प्रॉपर मिल सके। केरला ने इसमें मदद की है तमिलनाडु की। ओके, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, सिरुवनी डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जून टींथ। ये जून टींथ क्या है, 19 जून को अमेरिका में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है जून टींथ। ठीक है, ये पहली बार लास्ट ईयर मनाया गया था, अब इसकी जो है फर्स्ट न्यू फेडरल हॉलीडे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है इसका। ठीक है, तो पहले लास्ट ईयर मनाया गया था, अब सेकेंड टाइम मनाया जा रहा है इसको। ठीक है, अब अच्छा, अब एक चीज देखो, जून टींथ क्या है। जून टींथ बेसिकली 19 जून को 19 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम जून टींथ दोनों को मिला के रखा गया है। इसमें अमेरिका में यूएसए में क्या होता है कि नेशनली सेलिब्रेट किया जाता है किसको, अफ्रीकन जो थे, अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन। यहाँ पे पहले स्लेवरी अलाउड थी यूएसए में पहले स्लेवरी अलाउड थी, और इसमें अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, ये लोग जो थे ये स्लेवरी में इन्वॉल्व थे, मतलब इनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था, अफ्रीकन का, अमेरिकन का, अफ्रीकन अमेरिकन का, तो बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था, स्लेवरी में इन्वॉल्व थे, और स्लेवरी यहाँ पे लीगलाइज्ड थी। तो यहाँ पे स्लेवरी एंड होने का यहाँ पे दिन मनाया जाता है 19 जून के फॉर्म पे, जून टींथ। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा जो फेस्टिवल है, दिस कमेमोरेट्स द एंडिंग ऑफ स्लेवरी इन यूएस रिप्रेजेंटिंग फ्रीडम फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इमेंसिपेशन डे या फिर जून टींथ इंडिपेंडेंस डे भी बोला जाता है। तो याद रखना, जून टींथ क्या है, यूएस का फेस्टिवल है जिसमें स्लेवरी इन्होंने एंड करी थी, उसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, छोटा सी चीज है, याद रखना है। देन आज का एक और आर्टिकल है, यहाँ पे विमेन्स बॉडी है एक, ठीक है, विमेन्स के राइट के लिए लड़ती है, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन। इन्होंने एक कंप्लेन यहाँ पे सबमिट करी है आरबीआई गवर्नर को। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को यहाँ पे एक कंप्लेन मिली है फ्रॉम दिल्ली कमीशन फॉर विमेन। इनकी कंप्लेन ये है कि इंडियन बैंक है, ठीक है, इस बैंक ने अपने कुछ गाइडलाइंस सामने लेकर आए हैं, और इस गाइडलाइन में ये बोला गया है कि जो भी न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, तो फिर उनकी ज्वाइनिंग जो है वो थोड़ी डिले कर दी जाएगी, और टेम्पररीली उनको अनफिट माना जाएगा फॉर द जॉब। इसका इसका ये कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रेगनेंसी आप उसको पूरा करके खत्म करके आइए, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो पहले 3 मंथ अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको अनफिट माना जाएगा बैंक की इस जॉब के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग डिले से मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको ज्वाइनिंग डिले से मिली, और आपकी सीनियोरिटी इसमें अफेक्ट हुई। ठीक है, आगे जाके आप जब सीनियर होने चाहिए थे आप वही जूनियर हो गए, तो सीनियोरिटी आपकी अफेक्ट हुई। दूसरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का इशू है। ठीक है, कि आप किसी की नेचुरल बॉडीली जो पॉइंट्स है, नेचुरल बॉडीली फिनोमिनाज है, उसके अगेंस्ट आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, जैसे मेंस्ट्रुएशन के अगेंस्ट लोग करते हैं वैसे प्रेगनेंसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। दूसरा यहाँ पे इक्वालिटी का भी इशू है, मेंस के साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, तो विमेंस के साथ क्यों आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी कंप्लेंट्स करी है किसने, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन ने, और इसके लिए आरबीआई के पास यहाँ पे कंप्लेन गई है
अबाउट दिस इंडियन बैंक्स प्रोविजंस। ओके, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले एसबीआई ने भी सेम चीज़ करी थी, लेकिन उन्होंने फिर विड्रॉ कर दिया था क्योंकि बहुत बैकलैश हुआ था, इसीलिए उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। लेकिन अभी इंडियन बैंक ने फिर ये काम किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्शन हुआ है, ठीक है, ये जो एक्शन इंडियन बैंक ने लिया है अपने प्रोविजन में बताया, ये डिस्क्रिमिनेटरी और इलीगल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटर्निटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं अंडर कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इसके अगेंस्ट है ना। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, 4 लेबर कोड्स यहाँ पे आए थे लास्ट टाइम, और उसी में से कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक है। इसमें मेटर्निटी बेनिफिट की बात की गई थी, तो मेटर्निटी बेनिफिट आप किसी से छीन नहीं सकते, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये चीज़ भी यहाँ पे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने बताई है। ओके, आगे बात करते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। अब देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था आर्टिकल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये लेकर आई हूँ। ब्लैक स्वान इवेंट क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हुआ क्या है, न्यूज में क्यों है, तो आरबीआई जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने क्या बोला है कि अभी देखो, आपको पता है, मैंने आपको समझाया था, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल बैंक है, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर दिए हैं, ठीक है। इनके इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने से क्या हुआ है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ देश में आती थी, वो वापस विड्रॉ होने लगी है, ठीक है। तो फॉरेन कैपिटल हमारे देश से विड्रॉ होने लगा, और क्यों होने लगा ये सब कुछ मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है। तो यहाँ पे ये कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि यहाँ पे हो सकता है ये जो कैपिटल आउटफ्लो है, ये लगभग $100 बिलियन का कैपिटल आउटफ्लो हो जाए, और इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है ब्लैक स्वान इवेंट, क्योंकि ये ग्लोबल रिस्क सिनेरियो होगा, ठीक है। तो ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, ब्लैक स्वान इवेंट का बेसिकली मतलब है एक रेयर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, जो कि एक सरप्राइज के तौर पे आए और सिग्निफिकेंटली पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को इम्पैक्ट डाले, ठीक है। तो आज तक ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर्स जो है, ये भी ब्लैक स्वान इवेंट ही थी, ठीक है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है, 2008 में, ये भी ब्लैक स्वान इवेंट ही था, क्योंकि ये रेयर फिनोमिना है और एकदम से एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है और सडनली आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला तो एक्सट्रीमली रेयर हो, दूसरा रेगुलर एक्सपेक्टेशन से बाहर हो, ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे सिवियरली इम्पैक्ट करे पूरे वर्ल्ड को, और तीसरा है कि यहाँ पे दे सीम प्रोबेबल इन हिंडसाइट व्हेन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस अपीयर। तो यहाँ पे जब भी इवेंट आता है तो उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आता है कि क्यों हुआ है ये, ठीक है। हमने पहले प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन हुआ क्यों है ये भी इसके सामने होता है, ठीक है, इसका रीजन भी आपके सामने होता है। नाउ, ये जो ब्लैक स्वान थ्योरी है, ये किसने पुट फॉरवर्ड करी थी, एक इन्वेस्टर और ऑथर है, नासिम निकोलस टैलेब, ठीक है। 2001 में ये इस थ्योरी को लेकर आए थे, और ये पॉपुलराइज हुई थी इनकी बुक से, जो 2007 में आई, द ब्लैक स्वान, ठीक है। इस बुक से ही ये थ्योरी पूरी पॉपुलराइज हुई थी। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 2 जैसे हो गया, जो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, सोवियत यूनियन का फॉल करना, जो 9/11 का टेररिस्ट अटैक था, ये सब कुछ ये ब्लैक स्वान इवेंट में आते हैं। अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, देखो दिल तो बहुत बड़ा है मेरा, कि चलो मैं बता देती हूँ कि यूएस फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाइक करे, उसका मतलब क्या है। देखो, हमारे इंडिया में और यूएस में एक डिफरेंस है। इंडिया में एक तो ग्रोथ रेट अच्छा रहता है, ठीक है, ग्रोथ रेट 8%, 9%, 10% ऐसा रहता है, इन्फ्लेशन भी ठीक रहता है, और इंटरेस्ट रेट हमारे देश में अच्छे हैं। यूएस में यही इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं। तो अगर मान लो यूएस का कोई एक सिटीजन है, ठीक है, इसका अच्छा दिमाग चलता है, इन्वेस्टर है, तो ये क्या करता है कि इंडिया से, ये देखो, यहाँ से यूएस से पैसा उठाता है, यूएस के बैंक से पैसा उठाता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 100 रुपए इसने उठाए, ठीक है, अब इसको 3%, 3 रुपए इंटरेस्ट यहाँ पे भरना है यूएस के बैंक में। इसने इंडिया के बैंक में आके इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे इसको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको 108 रुपए वापस मिलने वाले हैं, और इसको पैसे कितने देने हैं, इसको 103 रुपए ही देने हैं, तो 5 रुपए कहाँ जाएंगे, इसकी जेब में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टर करता था इन्वेस्ट। अब क्या हो गया है कि यहाँ पे यूएस ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा लिए हैं। अब ऐसे में ये पर्सन क्या यहाँ से पैसा उठाएगा, अगर इसने अपने इंटरेस्ट रेट मान लो 7 कर दिए हैं, 7%, तो यहाँ पे 107 रुपए इसको वापस देने हैं, तो क्या इतनी दिमाग खपाई यहाँ पे करेगा कोई, इतना अपना दिमाग लगाएगा सिर्फ 1 रुपए के लिए, नहीं लगाएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो इन्वेस्टर है, एक तो यहाँ से पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा अगर विड्रॉ करे भी हुए तो यहीं के बैंक में लगा रहे हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पे इस
तरह से हो रहा है। तो इसीलिए इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो पैसा यहाँ पे लगा हुआ था इंडिया में फॉरेनर्स का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो पैसा वापस से विड्रॉ हो रहा है हमारे देश से, और उसके कारण हमारे देश में जो यूएस डॉलर्स की जो कमी हो रही है वो यहाँ पे हमारे देश के लिए एक रेयर और एक थोड़ा सा कंसर्निंग फिनोमिना है, ठीक है। और इसी को हमने ब्लैक स्वान फिनोमिना कह रहा है कौन, आरबीआई। ओके, तो ये ब्लैक स्वान इवेंट क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पॉटेड फर्स्ट टाइम इन केरला। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है। इस ड्रैगन फ्लाई को केरला में देखा गया है, इसका नाम है स्पाइनी हॉर्नटेल, ठीक है। इसका स्पाइनी हॉर्नटेल नाम है, और ये केरला में कोटियार फॉरेस्ट में हमको मिला है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मिला है। अब देखो ड्रैगन फ्लाई का जो जीनस है इसका नाम है बर्मा गोम्फस, ठीक है। बर्मा गोम्फस जो है, 3 स्पीशीज है इसकी। एक है बी कावेरिकस, दूसरी है बी पिरामिडलिस, और तीसरी है बी लाइड लेवी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइड लेवी है ये वेस्टर्न घाट्स में मिलती है थ्रू आउट। कावेरी कस जो है इसका रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफी रिस्ट्रिक्टेड है। और पिरामिडालिस जो है ये वेस्टर्न घाट में मिलती है और पेनिनसुलर इंडिया में भी मिलती है, ठीक है। और ये जो सारी स्पीशीज हैं ये वेस्टर्न घाट के साथ साथ ईस्टर्न हिमालय में भी आपको मिलती हैं। तो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है अबाउट दिस स्पीशीज, ठीक है। इसीलिए बस छोटी सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, एट द सेंटर ऑफ जॉब क्रिएशन। तो देखो यहाँ पे कुल मिला के पूरा इस एडिटोरियल का सार मैं आपको बताती हूँ क्या बोला हुआ है। यहाँ पे हमारे जो मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने अनाउंस किया था कि 10 लाख जॉब्स हम लेकर आए हैं आपके लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में 10 लाख जॉब्स आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट 18 महीनों में, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट 1.5 साल में 10 लाख जॉब्स दी जाएंगी। अब इसमें 4 मैसेजेस निकल कर आते हैं। पहला मैसेज तो ये कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आज भी है, और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को यहाँ पे पब्लिक डिस्कोर्स में इसीलिए गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज भी कर रही है। दूसरी चीज ये कि प्राइवेट सेक्टर का अपना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, लेकिन जो इनका एम्प्लॉयमेंट मार्केट है वो मेजरली सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब में है। लेकिन इन्होंने भी इतनी जॉब्स ये क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तीसरी चीज कि जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर या जो गिग इकोनॉमी है, जो फ्रीलांस इकोनॉमीज है, इन्होंने भी जॉब्स क्रिएट करी है, लेकिन ये या तो बहुत हाईली स्किल्ड है या एकदम ही लो स्किल्ड है, ठीक है। और चौथी चीज ये कि यहाँ पे मनरेगा को चाहे कितनी भी यहाँ पे गालियां पड़े, मनरेगा जो स्कीम है, ठीक है, ये मनरेगा स्कीम बेसिकली देखो कांग्रेस के टाइम पे आई थी, तो बीजेपी को ये स्कीम ज्यादा पसंद नहीं है, बीजेपी इसको सही नहीं मानती है, इसको नेहरू जो नेहरूवियन मॉडल है उसको सही नहीं मानती है। लेकिन यहाँ पे ये हमको देखो गवर्नमेंट्स का नाम नहीं लेना है अपने आंसर्स में कभी भी, आपको बस ये बताना है कि इससे प्रूव होता है कि मनरेगा कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो यहाँ से कुल मिला के प्रूव होता है कि मनरेगा कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट टाइम हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, वो 2012 में आई थी गवर्नमेंट की साइड से। अभी गवर्नमेंट क्या मानती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करती है, जो भी ईपीएफओ का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड का डाटा है, नेशनल पेंशन स्कीम का डाटा है, इसके थ्रू यहाँ पे समझती है कि फॉर्मल लेबर मार्केट के कैसे क्या इंडिकेटर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को फॉर्मल दिखाने के लिए इन डाटाज में हेराफेरी भी करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वो अभी तक समझ पा नहीं रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मीडिया रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि 85% जो लोग इन 10 लाख जॉब्स के लिए अस्पायर कर रहे हैं, इनमें से 85% वो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में से ही आई हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 85% की तो वैकेंसी पहले से थी, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं हुआ। 85% जो जॉब्स यहाँ पे हैं 10 लाख में से, मतलब लगभग 8.5 लाख जॉब्स की वैकेंसी ऑलरेडी थी, जिसको हम भर पहले नहीं पाए हैं, और वो वैकेंसी अब साथ में आई हैं, ठीक है, ये चीज। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, इनका भी पहले एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा हुआ करता था, अभी इन्होंने जॉब्स जो है उसको डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसके साथ जो लेबर फोर्स और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, हालांकि थोड़ा बहुत बड़ा है, एकदम मार्जिनली बड़ा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है। ये हमने अभी कल परसों के आर्टिकल्स में भी देखा था कि क्वालिटी जो है एम्प्लॉयमेंट की बहुत डिक्रीज हुई है। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बड़ी है, ठीक है, ऐसे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बड़ा है, 43 से 47 हो गया है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है, क्वालिटी है, वो धीरे से नीचे गई है, रेट्रोग्रेशन हुआ है इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्कर्स हमारे देश में जो इतने प्रोडक्टिव हैं, जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये लो प्रोडक्टिविटी के कारण सिर्फ 1/6 नेशनल इनकम में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जो ये एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है ना, ये वो लोग हैं, ठीक है। यानी कि एक जो लार्जर चंक है हमारे यूथ का, वो इस तरह की लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स में इन्वॉल्व है, जो सिर्फ 1/6 जीडीपी हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें स्कोप है, वहां पे भी यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, इसीलिए इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी ये भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ओके,
अब देखो यहाँ पे ये बताया जाता है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में है, ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये मार्जिनली कम हुए हैं, लेकिन आज भी इनका जो चंक है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा जो रेगुलर सैलरीड वर्कर है, जिनके पास फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई प्रॉपर यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाला या पेड लीव वाले इश्यूज नहीं है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तो हुई नहीं, इस तरह की जॉब्स अभी ज्यादा है, ठीक है। तो देखो हमारे देश में बेसिकली क्या है कि मान लो 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में से यहाँ पे मान लो 47 लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले 43 करते थे, अब 47 कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हुआ है, यहाँ पे लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये 47 जो है ये किस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, क्या हाईली प्रोडक्टिव जॉब्स कर रहे हैं? नहीं, आधे एग्रीकल्चर सेक्टर में है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरे आधे जो है यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स में है। तीसरे जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। चौथे जो है यहाँ पे एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है लेकिन इनकी वर्किंग कंडीशंस वैसी ही हैं जैसी अनफॉर्मल वाली सेक्टर की होती है, इनफॉर्मल सेक्टर की होती है, वैसी ही कंडीशन है। तो ये इस तरह का हमारा जो सिस्टम है अभी चल रहा है, ओके। तो अब कुल मिला के यहाँ पे ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे सेंटर में आना पड़ेगा जॉब क्रिएशन के, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप कितना भी कह लो, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इनको करना पड़ती है बहुत ज़्यादा फंडिंग, पैसा खर्च करना पड़ता है, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी ये थोड़ी सी जॉब्स क्रिएट कर पाते हैं। जैसे अभी एक केस सामने आया था अडानी ग्रुप का, अडानी ग्रुप ने 70,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करे और इसके बदले जॉब्स कितनी क्रिएट हुई, 30,000 जॉब्स, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी जॉब्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव जॉब्स क्रिएट करता है, ओके। अब हमारे पास इतना स्कोप नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, गवर्नमेंट को सेंट्रल रोल निभाना चाहिए जॉब्स क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ग्रोथ फिगर्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो हमारे सिटीजन्स को चाहिए। एक डिसेंट वर्क क्रिएट कर पाना, एक सस्टेनेबल लेबर मार्केट क्रिएट कर पाना, आईएलओ के हिसाब से ये हमारे देश की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पाती गवर्नमेंट तो यहाँ पे हम गवर्नेंस डेफिसिट हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इसको रीस्टैब्लिश करना चाहिए, अपना जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का जो रोल है उसको रीस्टैब्लिश करना चाहिए, और मनरेगा जैसे और प्रोग्राम्स भी इनको लेकर आने चाहिए सामने, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया हो। सो आज के लिए इतना ही था। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओगे ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता क्या है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना अपने आंसर्स को, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।